था केमिस्ट्री का है, इसलिए सिलेबस का नहीं बोले। पार्ट टेस्ट है ना? यस सर। कौन कौन सा चैप्टर का एग्जाम देना चाहते हो? सर सर ये वाला काइनेमैटिक्स चैप्टर बस छोड़ डालिए। दीजिए ना, कौन सा? ये वाला चैप्टर छोड़ दीजिए ना सर अभी। क्यों? अभी सर तो बस काइनेमैटिक्स लेटेस्ट चल डालिए और कुछ नहीं। ना। बोलो कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन है कि नहीं? वो तो अब पूछना भी गुनाह है। स्ट्रेट लाइन मोशन ये सब ठीक तो है सर, काइनेमेटिक्स, मैथमेटिकल टूल्स से ले लीजिए। यूनिट एंड डायमेंशन दे देते हैं कि नहीं? नहीं सर, अभी तक नहीं पढ़े हम लोग। इसलिए तो बोल रहे हैं। सर इस चैप्टर को मत लीजिए। और अभी टेस्ट चल रहा है, रिवाइज भी नहीं चैप्टर का कर मत पाएंगे। लीजिए, पूरा हो जाएगा तो दे दीजिएगा इस चैप्टर का। इस चैप्टर का तो सोच रहे हैं अगला जो एग्जाम होगा, अगर पार्ट टेस्ट जो जल्दी होता तो सिर्फ रोटेशन का ही लेते। ठीक है तो उसके लिए छोड़ दीजिए सर, वरना भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। फिर भी रहना तो चाहिए। चलो ठीक है, जैसे हम जहाँ तक सोच रहे हैं कि वर्क पावर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एनर्जी, तो दे दीजिए। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास कोलिजन, ठीक है। यस सर। सेंटर ऑफ मास कोलिजन में इसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी रहेगा। यस सर। वर्टिकल सर्कुलर मोशन और मैथमेटिकल टूल्स डाल दीजिए। क्या? मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स, वो सब अब एग्जाम देने लायक है। ठीक है, एनएलएम रह सर सकता है। काइनेमैटिक्स डाल दीजिए ना सर, एक ही हम लोग एग्जाम दिए काइनेमैटिक्स का। यस सर। हर चीज में तो काइनेमेटिक्स यूज हो ही रहा है, अभी तक यूज हो रहा है। ठीक है, ये वर्क पावर एनर्जी और सेंटर ऑफ मास जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है आगे के लिए भी, तो इन दोनों को अच्छे से करना है। और रोटेशन भी रख ही लो, लेटेस्ट चल रहा है। रोटेशन में सिर्फ जो है कहाँ तक दें? सर लास्ट मोमेंट क्लास ऑफ इनर्शिया। हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या है, मतलब लास्ट क्लास में जहाँ तक पढ़े हैं वहीं तक, यानी कि ओनली रोटेशन। हो जाएगा। यस सर। ठीक है, लास्ट क्लास तक जहाँ तक पढ़े हैं वहीं तक ओनली वही दिन रोटेशन। तो मिलेगा, क्या? आज जो कल मिलेगा बस। नहीं, आज और कल वाला नहीं देंगे। वैसे आज कल वाला देंगे तो और भी अच्छा है, लेटेस्ट रहेगा। खैर अभी वाला हम लोग शुरू करेंगे तो कंबाइंड देखेंगे, यानी कि रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों। ठीक है, इतना चीज। और पैटर्न क्या लेसन 1 से 4 दीजिए ना। क्या? लेसन 4 तक दीजिए ना। यस सर। लेसन, हाँ वो इजी वाला पोर्शन ना, मैथमेटिकल टूल्स, वो सब चीज अभी नहीं देंगे, जब लास्ट होगा नहीं तो। सर, रोटेशन में लेसन 4 तक। लेक्चर 4 तक बोल रहा है। लेक्चर 4 तक बोल रहा है। लेक्चर 4 लेक्चर 4 तक क्या था वो तो याद ही याद नहीं नहीं। सर है। वही लेक्चर 4 बताएगा तक बोला है तो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया था क्या? सर थोड़ा आगे बढ़े थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस सर। टॉर्क वहां तक वगैरह था इंट्रोड्यूस ही हुआ क्या? था। अरे तो इसमें भी क्या है, थोड़ा सा अगर फोर्स है टॉर्क फाइंड करने आना चाहिए, और बैलेंसिंग है, बस यही ना है। ठीक है सर, इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट चल दीजिएगा। और ये न्यूटन्स लॉ वाला नहीं दे, एंगुलर नहीं सर, मोमेंटम कंजर्वेशन, नहीं इसका सर, भी नहीं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन छोड़ दीजिए। चलो ठीक है फिर, तो हम दे देते हैं न्यूटन्स लॉ वाला, जैसे टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगा रहे थे जो। ये तो ठीक है। ठीक है, तो वहीं तक लेक्चर 6 या 5 लेक्चर तक। तक है ना? तो लेक्चर लेक्चर 5 5 में, हाँ ठीक है ठीक है, सर। लेक्चर 5 तक था शायद, देख लेना कहाँ तक है, हमको एक्यूरेटली नहीं पता है। ठीक है, नहीं कि हम सिर्फ यहाँ पे
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम छोड़ रहे हैं, बाकी उसके पहले का सब कुछ ठीक है। ठीक है, और पैटर्न क्या रखोगे? 60 क्वेश्चंस, सारे सिंगल करेक्ट। तो ये तो आपके मूड 120। पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसीलिए पूछ रहे हैं 60 क्वेश्चंस 120 मिनट, ठीक है, या 50 करें? सर अगर मैट्रिक्स मैच मल्टीपल डालना है तब कर दीजिए 50, और बस सिंगल करेक्ट रखना है तब सर 60 ठीक। सिंगल ही रखेंगे मोस्टली, ठीक है। तब 60 एक ठीक है। इसमें बहुत टाइम हाँ, लग जाता है। क्या? ठीक मैट्रिक्स है, में बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि सब हाँ ऑप्शन देखना होता है। ठीक है, 50 रहेगा, सब सिंगल ही रहेगा और पैराग्राफ भी रहेगा, ठीक है, सर मल्टीपल नहीं रहेगा। मल्टीपल नहीं रहेगा। तब तुम अच्छा। और ज्योत्सना, सर हाँ, तुम्हारा क्या रहेगा? तुमको भी 50 क्वेश्चन ही रखते हैं 120 मिनट्स, सिलेबस यही कि फुल सिलेबस अभी तक का? नहीं सर, फुल सिलेबस मत डालिए। ठीक है, तुम्हारे लिए भी यही सिलेबस रख रहे हैं, और तुम्हारा भी पैटर्न ये रहेगा 50 क्वेश्चंस 120 मिनट, तुम लोग का भी 50 क्वेश्चंस 120 मिनट, और इसमें पैराग्राफ भी रहेगा और सब सिंगल करेक्ट ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट शुरू करते हैं हम लोग कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल। ठीक है, हम लोग सबसे पहले सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़े हैं, ट्रांसलेशन में बहुत टाइम दिए हैं, फिर सिर्फ रोटेशन उसी को कंपेयर कर करके हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है, टाइम कम दिए हैं, उतना टाइम देंगे तो पता चला इसी चैप्टर में पूरा साल बीत जाएगा, तो इसलिए उसी से रिलेट कर करके हम लोग देख लिए हैं। अब उस पर तुमको मेहनत करना पड़ेगा, क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि कंसेप्ट सिमिलर है, सब कुछ सिमिलर है, बस हमको अप्लाई करने के लिए सीखना होगा, तो उसके लिए अपने से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, एक लास्ट क्लास जो ऐसा क्वेश्चन करे थे ना हम लोग कि दो ऐसा था कि हम लोग मिला रहे थे तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व क्यों नहीं कर रहे थे, यस ठीक है, तो इस दोनों में, इन दोनों का यहाँ पे कुछ होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो यहाँ किसी न किसी अबाउट रोटेट कर रहा होगा, यहाँ पे यस कुछ ना कुछ तो होगा, तो अगर हम किसी भी पॉइंट के लॉन्ग मान रहे हैं, यहाँ पे मान रहे हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जा रहा है, ये है, लेकिन इसका यहाँ पे नॉर्मल कुछ लग रहा हो, ठीक है, तो अगर न्यूमेरिकली तुम सॉल्व करोगे तो ये मोमेंट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, और रीजन ये दिया जाता है कि अगर हम यहाँ पे एक्सिस मान रहे हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉर्मल फोर्सेस लग रहे होंगे, जिसकी वजह से नेट टॉर्क लग रहा होगा, इसलिए हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं करा पा रहे, ठीक है। सर, आते हैं बुकलेट अपना में नेक्स्ट, एक जगह एंगुलर मोमेंटम का यूनिट जूल सेकंड दिया हुआ था। किसका? एंगुलर मोमेंटम का यूनिट जूल सेकंड्स दिया हुआ था। हाँ, तो क्या दिक्कत है उसमें? सर टॉर्क का तो यूनिट जूल नहीं होता, तो फिर हम लोग एंगुलर मोमेंटम का जूल सेकंड कैसे ले सकते हैं? एनर्जी से रिलेटेड ही रहता है, तो इसलिए लिख दिया जाता है यूनिट जो हम लोग लिखते हैं, लेकिन टॉर्क वाले में हम लोग नहीं लिखते हैं, उसमें भी तो जूल सेकंड लिखना गलत ही हमको लग रहा है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, उसको एक बार कंफर्म कर लेंगे, कहीं हम नहीं देखे हैं जूल सेकंड, वैसे देखते हैं। कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन, हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई भी एक बॉक्स है, इसको ऐसे फेंक दिए तो सारा का सारा पार्ट v वेलोसिटी से जा रहा था, फिर हम लोगों ने देखा कि अगर ये कोई डिस्क या रिंग कुछ भी है, इस एक्सिस के अबाउट अगर हम रोटेट करें तो ऐसा इसी के अबाउट घूमता रहा, ठीक है, तो इसको बोल रहे हम लोग ट्रांसलेशनल, इसको बोले रोटेशनल। लेकिन अगर हम एक साइकिल का चक्के का पहिए का बात करें तो ये ऐसा रोटेट तो होता है,
अगर हम पीछे से उठा के रखे तो ऐसे सिर्फ रोटेट होता हुआ दिखेगा, लेकिन हम साइकिल पे बैठ के इसके बाद पेडल मारना शुरू करते हैं तो ये चक्का ऐसे घूमता है और आगे की तरफ ही किसी स्पीड से जाता है, यानी कि ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करता है और ये जो है पूरा का पूरा बॉडी साथ साथ आगे भी जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन भी हो रहा है और साथ में रोटेशन भी हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन। तो इसका एग्जांपल हम लोग बहुत दे सकते हैं ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल का, जैसे साइकिल का पहिया, कार, ये सब जो भी चीजें हैं सब में ऐसा ही सिचुएशन होता है कि साथ साथ मूव कर रहा होता है। ठीक है, या फिर हम अगर पेन ही अपने फ्रेंड को फेंके, ऐसे फेंक दिए तो ये ऐसे जाता है, तो बीच में ऐसा भी शेप होता है, ऐसा भी शेप होता है। ठीक है, मान लेते हैं फ्रेंड के पास पहुंच, या फिर कुल्हाड़ी चाकू जो भी हम फेंके तो इस तरीके से जाता है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि इस एक्सिस के अबाउट ऐसा कुछ रोटेट भी हो रहा है और साथ में ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ आगे जा भी रहा है। तो इस केस में भी हमको दिख रहा है कि बॉडी जो है ट्रांसलेट भी कर रहा है और साथ साथ में अपने एक्सिस यानी सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक्सिस है उसके अबाउट रोटेट भी कर। पहले भी हम लोग बोले थे कि अगर कोई भी बॉडी हो, अगर वो फ्री टू रोटेट होगा तो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही एक्सिस जो होगा उसी के अबाउट रोटेट करेगा। तो ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हमारे लाइफ में बहुत सारे मिलेंगे कि जो रोटेट भी हो रहा होगा और आगे भी बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो ये सब जो केसेस होंगे हमारे ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल केसेस होंगे, यानी कि ट्रांसलेट भी होगा और इसको रोटेट भी हो रहा होगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको अलग अलग कंसीडर करके, हम लोगों ने अलग अलग आज तक पढ़ा है तो अलग अलग ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर साइकिल वाला चक्का का बात करें तो ये रोड पे ऐसे चलता है। ठीक है, कुछ देर के बाद अगर हम देखेंगे, अगर इस पॉइंट को ए बोले तो ये पॉइंट ऐसा अगर हमारा कुछ पार्ट होगा, ठीक है, ऐसा बात कर रहे हैं तो पॉइंट ए कुछ देर के बाद यहाँ दिखेगा, कुछ देर के बाद यहाँ दिखेगा, कुछ देर के बाद यहाँ दिखेगा और हो सकता है फिर से वो ऐसा इसी पॉइंट पे वापस आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो पाथ है हमारा ए का ऐसा कुछ गया होगा, ये जो है हमारा ऐसा आके फिर से यहाँ पे आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो हमारा ये पाथ बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोइड। ठीक है, और ये ए से यही ए पॉइंट, यानी कि अगर हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में हो सकता है कुछ धब्बा लग जाए या कहीं कट फट जाए तो ऐसा ही रोटेट होता हुआ हमको जाता है, यानी कि अगर हम बाहर खड़े होके देखें, सिर्फ एक को देखें तो ऐसा मोशन कर रहा है, पूरे चक्के को देखें तो चक्का पूरा ऐसा रोटेट भी हो रहा था और आगे भी बढ़ रहा था, तो ऐसा मूव कर रहा था। ये होता है साइक्लोइड। अभी कुछ देर के बाद इसमें फिर से आएंगे, फिलहाल हम देख रहे हैं कि इसको हम डिस्प्लेसमेंट अगर और वेलोसिटी ये सब कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे देखेंगे, तो वही हम देख रहे हैं। हम हर केस में यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से देखेंगे उसी का हम देख रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इन कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे देखेंगे उस चीज पे हम चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन से ले रहे हैं। मान ले रहे हैं कि एक हमारा ऐसा रिंग है, ठीक है, ये इसका एक्सिस है और हम मान लिए हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। इसके अबाउट ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है और इसका जो सेंटर ऑफ मास है इधर वी वेलोसिटी से भी जा रहा है। ठीक है, तो कुछ देर के बाद अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, जैसे अगर हम पॉइंट मान ले, कोई एक पॉइंट, किसी एक पॉइंट को मान ले रहे हैं, इस पॉइंट ए का, इस पॉइंट ए को अगर हम देखेंगे तो क्या होगा इसका, हम टी टाइम के बाद उसको देखते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे समझे कि ऐसा था
ठीक है। टी टाइम के बाद आफ्टर टी टाइम हम इसको सिर्फ रोटेट होता हुआ देखेंगे, तो ये पॉइंट जो हमारा ए था वो इधर कहीं आ गया होगा, ए पॉइंट, यानी कि यहाँ से ये एंगल थीटा रोटेट किया है, ओमेगा से ये रोटेट करा है टी टाइम में, तो ये जो थीटा होगा ये ओमेगा टी होगा। यानी कि यहाँ पे हम सिर्फ देख रहे हैं ओनली रोटेशन, सिर्फ रोटेशन देखें तो हमारा जो पॉइंट यहाँ पे यहाँ दिख रहा था वो इधर थीटा रोटेट कर गया होगा, और कितना रोटेट किया होगा, तो ओमेगा टी किया होगा। ठीक है। अगर हम ऐसे एक प्लेन सरफेस पे हम बात कर रहे हैं, ऐसे प्लेन सरफेस पे मिलाने के लिए हम देखेंगे, अगर हम इसको सिर्फ ट्रांसलेशन देखते हैं, ठीक है, सिर्फ ट्रांसलेशन देखते हैं, तो ये जो पार्टिकल है ये आगे मूव करा होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ से बात कर रहे हैं तो इस एक्सिस पे, तो हम बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे पहले कोई एक्सिस था तो इस एक्सिस से इसका जो है सिर्फ ट्रांसलेशन का बात कर रहे हैं, नहीं पॉइंट ए यहीं पे है, तो ये आगे बढ़ा होगा कितना, तो v से जा रहा था तो vt आगे बढ़ा होगा। ये हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, ओनली ट्रांसलेशन। ठीक है, यानी कि अगर हम सिर्फ ट्रांसलेशनल देखते तो ए पॉइंट था, तो यहीं से सीधा सीधा इधर आ गया होगा, तो वही चीज हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं कि वही सीधा सीधा हमारा इधर की तरफ आ गया है, यानी कि ये डिस्टेंस जो चला होगा vt चला होगा, तो ए भी vt चला होगा, और ए जो है यहाँ से रोटेट भी कर रहा है, तो यहाँ पे ऐसा सिचुएशन हमको मिला होगा। यानी कि कंबाइंडली अगर हम इसको ऐसा देखें और इस लाइन को अगर हम मिला दें तो हमारा पॉइंट ए यहाँ पे आ गया होगा, और इसको ओरिजिन थोड़ा सा हम शिफ्ट करके इसको इधर कर देते हैं ताकि हमको समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। और हम देखें तो हमको ऐसा मिल रहा था, ये y एक्सिस था, ये x एक्सिस था, और जो हमारा a है वो इधर की तरफ आके शिफ्ट कर गया है, ये एंगल थीटा यानी कि ओमेगा टी चल के। ये जो पॉइंट होगा ये डिस्टेंस होगा vt हमारा, और ये ओमेगा टी ऐसा। तो अगर हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए लिखें, नेट ऑफ पॉइंट ए, यानी कि हम डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहते हैं, तो x का लिखेंगे तो क्या दिखेगा, तो vt माइनस ये r है, तो यहाँ से दिख रहा है कि r साइन थीटा, r साइन ओमेगा टी घटा देंगे। y कोऑर्डिनेट देखेंगे तो ध्यान से देखो, तो हमको दिख रहा है r 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाए। तो हम कभी भी अगर देखना होगा, भले ही दोनों साथ साथ हो रहा होगा, तो हमको कभी भी कोई भी मोशन देखना होगा, तो मोशन ऑफ अ पार्टिकल को अगर देखना होगा तो हम कैसे देखेंगे, तो फर्स्ट मोशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। जैसे कि हम इस केस में देखें, इस केस में अगर हम इसके सेंटर ऑफ मास जो है सेंटर पे बैठ जाते हैं तो हमको ट्रांसलेशन नहीं दिख रहा होता। अगर हम यहाँ चीता बन के बैठ जाएं इसके सेंटर पे, यानी कि अगर रिंग माने या डिस्क माने हैं, तो इसके सेंटर जो होगा वही इसका सेंटर ऑफ मास होगा, और वहां हम बैठ जाएंगे तो ट्रांसलेशन हमको नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ दिख रहा होगा तो रोटेशन दिख रहा होगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर फ्री टू रोटेट है तो ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट होगा। तो सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखेंगे तो हमको सिर्फ रोटेशनल दिखेगा, प्लस क्या देख रहे हैं, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यानी कि सेकेंड केस में अगर देखो तो सेकेंड केस में हम इसको रोटेट होता हुआ नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ इसको ट्रांसलेट होता हुआ समझ रहे हैं। तो इस केस में इसका जो सेंटर ऑफ मास V से जा रहा होगा, तो हर पॉइंट V से जा रहा है, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका हर पॉइंट जो है V से जा रहा है, यानी कि इसके हर पॉइंट जो है उतना ही हम नहीं मान रहे, तो ये भी VT, ये भी VT, ये भी VT, सबका डिस्टेंस जो होगा VT मूव करा होगा। ठीक है, यानी कि हम वहां पे क्या देख रहे हैं, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, यानी कि कंबाइंड मोशन जो है, मोशन अगर हमको देखना है तो हमेशा हम इसको दो पार्ट में देखेंगे। एक
मोशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखेंगे तो उस समय हमको सिर्फ रोटेट कर रहा होगा तो रोटेशन ही दिखेगा। और सेकंड देख रहे हैं सर मैं हम ऑफलाइन हो गया सेंटर था। ऑफ, लो क्या बोले? हेलो सर मैं हाँ ऑफलाइन हो गया था। कहाँ से? जूम से सर। क्या? अरे मतलब कब से, कहाँ से पढ़ रहे थे वहां तक? ठीक है। कंबाइंड मोशन अगर हमको देखना है तो हम बोल रहे हैं कि उसको अलग अलग दिखना है, एक बार रोटेशनल दिखना है, एक बार ट्रांसलेशनल दिखना है। रोटेशनल यानी कि अगर हम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ये हमको रोटेशनल दिखेगा, और अगर हम सेंटर ऑफ मास का मोशन देख रहे हैं, सिर्फ सेंटर ऑफ मास अगर हमको दिख रहा होगा, जैसे अर्जुन को सिर्फ चिड़िया का आंख दिखता था, वैसे तुमको सिर्फ सेंटर ऑफ मास दिखेगा, तो इस केस में हमको सिर्फ ट्रांसलेशनल दिखेगा। ठीक है, तो अगर मोशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो हमको रोटेशनल मोशन दिखेगा, अगर सेंटर ऑफ मास का देख रहे हैं तो ट्रांसलेशनल। कभी भी अगर ऐसा कंबाइंड चीज दिखा तो हम लोग उसको अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि हम लोग अलग अलग पूरा पढ़े हैं, तो अलग अलग करके हम लोग पढ़ेंगे, फिर लास्ट में कंबाइंड कर देंगे। जैसे अगर इस बात को समझे हो तो एक एग्जाम्पल कर रहे हैं, इसको सॉल्व करके बताओ। ऐसा एक रॉड है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये एक्सिस है, एक्सिस दे रहे हैं सिर्फ समझने के लिए कि हमको कोऑर्डिनेट समझ में आ जाए। ये पॉइंट हमारा ए है, इसका लेंथ एल है, ये ऐसा ओमेगा से रोटेट हो रहा है और ये भी से इसका सेंटर ऑफ मास आगे भी जा रहा है। तो आफ्टर टाइम टी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बताना है। व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए आफ्टर टाइम टी। ठीक है, टी समय के बाद इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा वो हमको बताना है। बोलो कैसे क्या आएगा? ध्यान से देख रहे हैं तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है यहाँ कहीं आ जाएगा, और ये इस एक्सिस के अबाउट कुछ ऐसा रोटेट भी करेगा, तो हम ऐसा बना दे रहे हैं, दोनों को कंबाइंड ही बना रहे हैं। तुम लोग अलग अलग बना के चेक करो कैसा होगा या नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया होगा और ये ऐसा रोटेट करा होगा, और ये ओमेगा से करा है तो ये एंगल ओमेगा टी आया होगा ऐसा, और ये सेंटर ऑफ मास आगे चला होगा v इंटू टी। ठीक है, ये हमारा पॉइंट यहाँ आया हो, यानी कि अगर हम सिर्फ सेंटर ऑफ मास पे बैठे होते तो ये ऐसा रोटेट करता हुआ हमको दिखता, और बाहर से सिर्फ सेंटर ऑफ मास को देख रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास हमको चलता हुआ यहाँ आ जाएगा, और साथ में सब पार्टिकल उसी तरीके से मूव कर रहा होगा। तो यहाँ अगर हम पॉइंट ए का बात करें तो ए कितना चला, तो इसके साथ साथ तो वीटी चला ही है, साथ में ओमेगा टी रोटेट भी किया है। तो अगर हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो ये जो डिस्टेंस हमको l/2 दिख रहा है, ये डिस्टेंस हमको l/2 दिख रहा है, और ये हमारा ओमेगा टी। तो एक्स हमको दिख रहा है वीटी प्लस l/2 लाइन में वो साइन ऑफ सीधा ही है। क्या
जो क्या बोल डॉटेड रहे लाइन बनाया सीधा नहीं है। हैं? बात समझ में आ रहा है ना कि वाई एक्सिस से सीधा ही हम बनाए हैं, ना को समझो। यस ठीक है, और वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, तो L/2 cos ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो ये अगर हमारा x और y आया तो इसका हमको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो कभी भी अगर कोई भी चीज दिया हुआ है तो हमेशा ऐसे ही कंबाइंड चीज देखना है, यानी कि कंबाइंड रोटेशन प्लस कंबाइंड ट्रांसलेशन, मतलब कंबाइंड बोल रहे हैं अलग अलग करके, यानी कि एक बार रोटेशन एक बार ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशनल किसका, तो सेंटर ऑफ मास का, फिर सेंटर ऑफ मास पे बैठ के रोटेशन। तो ऐसे देखेंगे तो हमको किसी भी पॉइंट का कुछ भी कहा जाए तो हम बता सकते हैं। अगर इधर कोई पॉइंट बी दिया होता तो उसका भी कोऑर्डिनेट बता सकते थे। सेंटर है तो सेंटर तो भाई रोटेट करता नहीं है, तो जहाँ है वहीं रहेगा, आगे चला जाता। तो इस तरीके से हम आराम से किसी भी चीज को ले सकते हैं। कभी भी अगर कंबाइंड का केस है तो इसको अलग अलग ही ट्रीट करके देखना है और फिर उसको कंबाइंड कर देना है। ठीक है, वेलोसिटी एंड स्पीड का बात करें, इन कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, इसको कैसे देखेंगे, इसको भी सेम वही तरीका है, अलग अलग हमको देखना है। ठीक है, यानी एक बार, यानी कि इसका भी हमको अगर देखना होगा तो हम देखेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमको देखना है तो इन दोनों को अलग अलग देख के कंबाइन कर देना है, तो हमारा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। यानी कि एक बार सेंटर ऑफ मास कैसा क्या कर रहा है, दूसरा मोशन ऑफ सेंटर, मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, यानी कि हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ के एक बार ऑब्जर्व करेंगे और एक बार सिर्फ सेंटर ऑफ मास को देखेंगे। तो हम एक ऐसा केस ले रहे हैं, ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं कि कोई भी रिंग या कुछ भी है, ऐसा ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है और ये इधर v से आगे भी जा रहा है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो इसको कैसे देखेंगे, तो हम इसको सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखेंगे। पहला हम ये देख रहे हैं कि इसको हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास पे अगर हम बैठ के देखेंगे तो इस पे हमको सिर्फ रोटेशन देखेगा, यानी रोटेशन बोल सकते हैं या फिर विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बोल सकते हैं। तो इस केस में हमको क्या दिखेगा, तो हम अगर यहाँ पे बैठ गए हैं, यानी कि हम चीटा बन गए और इस पे हम बैठ गए ऐसे, तो इस पे से हमको सिर्फ ये दिखेगा कि ऐसा ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है। ओमेगा से रोटेट हो रहा है, यानी कि ये पार्टिकल है ऐसा ओमेगा से रोटेट हो रहा है, इसका रेडियस आर है। तो इस पॉइंट का अगर हम वेलोसिटी लिखना चाहेंगे तो इधर आ रहा होगा ओमेगा इंटू आर। इस पॉइंट का वेलोसिटी लिखना चाहेंगे तो इधर आ रहा होगा ओमेगा इंटू आर। आर इस पॉइंट का लिखेंगे तो इधर की तरफ आ रहा होगा ओमेगा इंटू। आर। ठीक है, किसी भी पॉइंट का अगर हम लिखना चाहें तो इस तरीके से हम इस पे बैठ के देखेंगे, तो किसी भी पॉइंट का हमारा यहाँ पे देखेंगे तो ऐसा आ रहा होगा। ठीक है, रेडियली आ रहा होगा, तो ये आया रोटेशन। अगर हम ट्रांसलेशन का बात करें तो ऐसा ही हम फिर से देख रहे हैं कि अगर सिर्फ ट्रांसलेट होता हुआ दिखता, ठीक है, सिर्फ ट्रांसलेट होता हुआ अगर ये दिखता तो क्या होता कि इस पार्टिकल को हम सिर्फ अगर ट्रांसलेशन, तो ये अगर हम v से जा रहा है तो इस पॉइंट भी v से जा रहा होगा, ये पॉइंट भी v से जा रहा होगा, ये पॉइंट भी इधर v से जा रहा होगा, ये भी इधर v से जा रहा होगा, ये भी अगर कोई पॉइंट बोल रहे हैं तो ये भी v से, यानी कि हम इसको देख रहे हैं ट्रांसलेशन, इसमें हम रोटेशन को देख ही नहीं रहे हैं। ठीक है, रोटेट कर रहा है, हम उस बात को यहाँ पे जब देख रहे हैं तो भूल गए कि ये रोटेट भी कर रहा है, सिर्फ ट्रांसलेशन देख रहे हैं, यानी कि हम बोल रहे हैं कि मोशन ऑफ
सेंटर ऑफ मास, यानी कि सेंटर ऑफ मास जैसा हो रहा है वैसा ही हर एक पॉइंट मूव कर रहा है, इस बात को हम देख रहे हैं। ठीक है, अब हम इस दोनों को कंबाइंड करेंगे। तो अगर कॉपी पेस्ट इसको बना लियो तो एक बार बना लो, देखना पड़ेगा दोनों, इन दोनों को हम कंबाइंड कर रहे हैं। ठीक है, कंबाइंड अगर देखेंगे तो ध्यान से देखो इस पॉइंट का, ठीक है, इस पॉइंट को देखो तो यहाँ से हमको दिख रहा है ये ओमेगा आर से जा रहा है और इधर भी से, तो यहाँ पे इसके पास ओमेगा आर भी होगा प्लस भी होगा। ठीक है, या फिर डायरेक्शन के साथ अलग अलग ही बना रहे हैं, ओमेगा आर और इधर ही की भी होगा। इस पॉइंट को देख रहे हैं तो इधर की तरफ ओमेगा आर और इधर की तरफ बी। इस पॉइंट को देखें तो इधर की तरफ ओमेगा आर और इधर की तरफ भी। इस पॉइंट पे देख रहे हैं तो देखो ध्यान से, इधर आया है हमारा ओमेगा आर और इधर आया है वी। वैसे ही इस पॉइंट का देख रहे हैं तो इधर वी और इधर ओमेगा आर। अगर हमको ऐसे दिख गया तो हर एक पॉइंट का वेलोसिटी हमको दिख रहा है, तो हमको अगर वेलोसिटी लिखने बोलेगा तो हम हर पॉइंट का लिख सकते हैं। यानी कि अगर हमको वेलोसिटी ऑफ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पी का वेलोसिटी लिखना है, इस पे हम मान लेते हैं कोई भी आर्बिट्री पॉइंट ये पी था, तो वेलोसिटी ऑफ अगर हमको पी लिखना है कि क्या होगा, और ये दोनों कर रहा है रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, तो हम वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी लिखेंगे तो ऐसा लिख रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू इसका सेंटर ऑफ मास अगर लिखना होगा तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ पी माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ पी अगर लिखना हो तो यहाँ से दिया दिख रहा है वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही दिख रहा है। यानी कि किसी भी पॉइंट को अगर हम लोग, ठीक है, किसी भी पॉइंट को अगर हम लोग देख रहे हैं, किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी लिखना है तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। वही चीज यहाँ भी हो रहा है, अलग अलग हम देख रहे हैं तो वही चीज हो रहा है। ये विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आया, यानी कि वेलोसिटी अगर लिखना है तो विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और ये जो आ रहा है ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, यानी कि उसी वेलोसिटी से हर पॉइंट मूव कर रहा होगा, इसलिए हम ऐड कर दे। तो ये हमारा फॉर्मूला के बेस पे आया, और ये अगर हम अंडरस्टैंडिंग बेस पे आया कि अगर हम अलग अलग देखें तो एक साथ जोड़ सकते हैं। तो यहाँ अगर हमारा किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी पूछा जाए तो हम बता सकते हैं कि कहाँ पे क्या होगा। ये जो है वेक्टर है, वेक्टर है तो हमको एडिशन भी वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि वी नेट के लिए किसी भी पॉइंट का वेक्टर एडिशन होगा, इस बात का याद रखना है। ऐसे भी हम जानते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर होता है, तो वेक्टर एडिशन ही करना पड़ेगा किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी फाइंड करने के। ठीक है, इस बात में कोई दिक्कत तो पूछो। जैसे क्वेश्चन देते हैं उसको सॉल्व करो। एक ऐसा है, रेडियस 1 मीटर है, ओमेगा 5 रेडियन पर सेकेंड से जा रहा है, ऐसा ओमेगा है, और वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि इधर की तरफ वेलोसिटी है। कोई पॉइंट पी है यहाँ पे जो कि एंगल यहाँ से बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, ये पॉइंट पी है, तो इस मोमेंट पे, गिवन मोमेंट पे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी क्या होगा। इधर आएगा ओमेगा आर और वेलोसिटी इधर।
ये एंगल हो जाएगा, फाइंड करो, 60। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालो या फिर वेक्टर फॉर्म में लिखो, तुम्हारे ऊपर है। लिख सकते हो, दो वेक्टर्स अगर मिल गए तो उसका वेक्टर सम करने, रिपीट लिख लेते हैं, √5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू प्लस 2ab cos of 152। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखो, जैसे लिखो तुम्हारे ऊपर। ठीक है, एक छोटा सा चीज है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करा देते हैं, भूल जा नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। डिस्टेंस, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। डिस्टेंस अगर हमको फाइंड करना है तो कैसे क्या होगा? ठीक है, मान लेते हैं ये ओमेगा जो है v/r दे रखा है, इधर ये v से मूव कर रहा है, रेडियस r, ये पॉइंट a है, फाइंड करना है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a इन 1 रोटेशन। एक रोटेशन होने में ये कितना डिस्टेंस चलेगा वो फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, हम लोगों ने अभी इसको फाइंड के बताया था, निकाला था, तो ये ऐसा कुछ मोशन साइक्लोइड टाइप का जा रहा था। ठीक है, यानी कि यहाँ से फिर से ऐसा आ गया, ये पॉइंट ये आ गया। ठीक है, इसका डिस्टेंस हमको फाइंड करना है कि डिस्टेंस कितना है, यानी कि डिस्टेंस जो बोले तो इसका ये पाथ लेंथ। ठीक है, ये पाथ लेंथ जो कि साइक्लोइड होगा, इसका हमको पाथ लेंथ फाइंड करना है। तो कैसे हम इसको फाइंड करेंगे? अगर हम पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट पूछे तो डिस्प्लेसमेंट तो हमको ये मिलेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये मिलेगा, और डिस्प्लेसमेंट तुम लोग बताओ कितना होगा, बोलो 2πr आदित्य। plus vt। क्या 2πr plus vt। डिस्प्लेसमेंट? यस सर। नहीं नहीं, डिस्प्लेसमेंट है एक रोटेशन के बाद, सिर्फ 1 रोटेशन के बाद कर रहे हैं। अच्छा, ये हमारा जो सर्कल है, मान लो यहाँ से कट कर दिए और इसको बिछा देंगे, तो एक हिंड यहाँ दिख रहा है और एक हिंड यहाँ दिख रहा है, सही है, तो 2πr ही तो होगा सिर्फ। बात समझ आ रहा है? ये रिंग है, इसको कट करके हम स्ट्रेट वायर में बदल दें, तो यही ए का ए पॉइंट यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, तो इसका जो टोटल लेंथ आएगा वो 2πr। बात समझ आ रहा है या नहीं? समझो कि एक वायर का बना हुआ था, तो इस वायर को यहाँ ए से कट कर दिए और इसको हम स्ट्रेट कर दिए, इसी लाइन पे ऐसा स्ट्रेट बिछा दिए। तो स्ट्रेट जब इस पे करेंगे तो यहीं से ए का एक एंड यहाँ पे दिखेगा और दूसरा एंड यहाँ दिखेगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारा 2πr होगा। लेकिन डिस्टेंस अगर फाइंड करना है, यानी कि इस पाथ को फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करें, बोलो? डिस्टेंस के लिए कोई तरीका? सर ये इसको हम क्वेश्चन लोग, सर बनाए थे हाँ उस समय बताए थे, बहुत पहले। हाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एकदम शुरू समय, में। हाँ यस तो सर। उस समय का बात कर रहे हैं। वहां भी हम यही चीज बोल रहे थे कि अगर हमको पता करना है तो इसको हम लोग क्या किए, किसी भी टाइम टी पे ए पॉइंट यहाँ आ गया होगा, ये रोटेशन कितना होगा, ओमेगा टी,
इधर की तरफ ओमेगा आर गया होगा और इधर की तरफ इसका वेलोसिटी v होगा। तो हम इसका नेट स्पीड फाइंड कर लेंगे। ये क्या है? स्पीड। स्पीड कितना होगा? तो अंडर रूट ओमेगा आर जो है v के बराबर ही दे रखे हैं इसमें, तो v स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी है। तो अभी हम लोग निकाले थे, कितना आ रहा था? 150, यानी कि पाई माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, यही कर रहे थे ना हम लोग। तो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है बताओ? और स्पीड क्यों निकाले थे हम? यहाँ से भी हमको कॉमन दिख रहा है, 2 + 2 cos पाई माइनस थीटा दिख रहा है। cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। नहीं, पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट आ रहा है ना, हाँ, माइनस cos थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 to 1 माइनस cos ऑफ ओमेगा टी। ये हो जाएगा 2v 1 माइनस cos थीटा को 2 sin स्क्वायर ओमेगा टी, यानी कि sin स्क्वायर, तो रूट हो जाएगा ओमेगा टी बाई 2 लिख सकते। ठीक है, ये हमारा उस पॉइंट पी का ए का वेलोसिटी आ रहा है। ठीक है, और ये चीज हम उस समय भी कैलकुलेट कराए थे, और ये बात हम इसीलिए बता रहे हैं सिर्फ कि ये जो स्पीड आया है, स्पीड फाइंड करने के बाद डिस्टेंस अगर हमको निकालना है तो हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो यहाँ से हम डिस्टेंस लिख सकते हैं स्पीड इनटू टाइम, ऐसा लिख सकते हैं। सर और ये इस केस वेरिएबल में है। एप्लीकेबल रहेगा? किस केस में? हाँ, तो इस केस में अगर सर लिखेंगे सीधा तो तो पाथ वेरिएबल नहीं है। है। हाँ, तो वही तो बता रहे हैं, स्पीड क्या है यहाँ पे? वेरिएबल है, तो छोटा सा पार्ट माने हैं, एक छोटा सा पार्ट के लिए। तो स्पीड जो लिखेंगे यहाँ पे हम, टाइम के साथ वेरिएबल है, इसको लिखेंगे 2v sin ओमेगा टी बाई 2 इंटू डी टी। ठीक है, हम इसको ऐसे सॉल्व। और टाइम क्या होगा? तो टाइम हमको एक रोटेशन के लिए मिल रहा है, तो 1 रोटेशन में टाइम जो आ जाएगा कितना आ जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा आ जाएगा। तो टाइम हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे? तो 0 से t तक, और t क्या होगा? 2 पाई बाई ओमेगा सर टी। 8 आर क्या? हेलो? 8 आर हाँ, 8 आ रहेगा आंसर। ठीक है, इसके बाद हम सॉल्व भी नहीं करने वाले हैं। इसको सॉल्व करो, टी का वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा पुट कर देंगे, क्योंकि एक रोटेशन होने में जो टाइम लगेगा वो इतना ही आएगा। ये चीज पता है ना तुमको? टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है, पता है? हाँ ऐसे भी कर सकते थे, ओमेगा इंटू टी इक्वल टू 2 पाई रोटेशन हो रहा है, तो टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा डिस्टेंस आएगा वो 8 आर आता है। ठीक है, तो इस बात को बस ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कराने का सिर्फ ये उस टाइम पर्पस दूसरे था। तरीके से बनाए थे। उस टाइम का तो हमको याद नहीं है कैसे किया था, 8 आर ही आंसर आया था, हमको उस समय भी याद है। ठीक है, उस समय भी शायद हमको लग पाइथागोरस थ्योरम से किए थे। जो भी किए थे, हाँ, लेकिन हम लोग यही वाला स्पीड फाइंड करके ही किए थे। ठीक है, कुछ भी किए थे उस समय, क्या किए थे हमको याद तो आ नहीं रहा है। हमको इतना ही याद आ रहा है कि हम स्पीड इनटू टाइम का हम बताए थे कि डिस्टेंस फाइंड करना है, तो स्पीड वेरिएबल है तो इंटीग्रल फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं, जैसा कि हम डिस्प्लेसमेंट के केस में v डॉट डी टी लिखते हैं। ठीक है, यानी कि ये सवाल अगर हमसे दिया जाए कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा इंटीग्रल v डी टी। ठीक है, लेकिन अगर हमको डिस्टेंस का बात करा जा रहा है तो डिस्टेंस को हम लोग ये v डी टी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि चीज को ध्यान में रखना है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये डिस्टेंस है, यानी कि स्पीड का इंटीग्रल डिस्टेंस। ऐसे एचसी वर्मा में भी शायद ऑब्जेक्टिव वाले में एक क्वेश्चन है, दे रखा है, देखना।
खैर ये छोटा सा बात था हमारा उस समय का, इसलिए अभी करा दिए कि याद रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एक्सेलरेशन इन कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन कैसे देखेंगे, ये अब तुम ही लोग बताओ हमको। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई एक वैसे सर्कुलर कोई भी है, रिंग मानो या कोई भी मान ले, ऐसा ओमेगा से जा रहा है, इसका अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, इधर जा रहा है ये v वेलोसिटी से और एक्सेलरेशन a, ठीक है। यानी ओमेगा से रोटेट हो रहा है, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, इसका जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v यानी कि सेंटर ऑफ मास इधर आगे v से जा रहा है, और ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास a। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, तो इसको भी हम सिंपली अगर कोई भी पॉइंट P होता तो उसको अगर हम वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P लिखेंगे तो वही चीज लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि फॉर्मूला वाइज देखो तो वही चीज आएगा। अब और क्या करें इसको, तो अलग अलग करके इसको हम लोग कंसिडर करेंगे और फिर एक करके सॉल्व करेंगे। तो अलग अलग अगर हम इसको कंसिडर करेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो इस चीज को हम आगे बना रहे हैं। ऐसा है हमारा, हम एक ही पिक्चर पे सब लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो अगर हम एंगुलर के बारे में लिखें तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा आर, यहाँ इधर आ रहा होगा अल्फा आर, यहाँ पे आ रहा होगा अल्फा आर, यहाँ पे आ रहा होगा अल्फा आर, यानी किसी पॉइंट का अगर हम सिर्फ एंगुलर के लिए लिखेंगे तो यही आ रहा होगा। दूसरा ट्रांसलेशन के लिए, तो ट्रांसलेशन के लिए यहाँ पे ऐसा ए, इस पे ऐसा ए, यहाँ पे इधर ए, यहाँ पे इधर ए, ऐसा, ठीक है। यानी कि एक आया हमारा ऐसा और दूसरा आई, लेकिन सेंटर ऑफ मास पे वेक्टर बैठ वाला के एरो नहीं दिए सर। कौन सा वेक्टर वाला एरो सर जो पे एक्सप्रेशन लिखे ए पी इक्वल्स टू ए पी विद रिस्पेक्ट टू सी प्लस ए सी, लिख लो, छूट जाता है टाइपिंग मिस्टेक हो सब, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा कैसे सेंटर, बॉक्स में छिप गया, क्या, टाइपिंग मिस्टेक ऐसे बॉक्स में छिप गया एरो। हाँ होता है ना, ऊपर पीछे कुछ भी। ये सर होता है बुक में कभी कभार। हाँ ठीक है, तो यहाँ जैसे अगर सेंटर है तो ये हमको दिख रहा है ओमेगा से रोटेट हो रहा है। इस बात में यहाँ तक तो है, मान लेते हैं कि जो भी थोड़ा बहुत अगर पढ़ा रहता है तो यहाँ तक कोई गलती नहीं करता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज ठीक था। लेकिन वो एक गलती क्या करते हैं लोग, उस चीज को हम यहाँ पे ध्यान से बोल रहे हैं कि इसको याद रखना, कि यहाँ पे जो है ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है, ओमेगा से रोटेट हो रहा है तो सेंटर पे जब बैठ के देखेंगे तो ऐसे सर्कल में घूम रहा है, और सर्कल में जब भी कोई पार्टिकल घूमता है ओमेगा से अगर घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो ओमेगा से घूम रहा है यानी कि यहाँ पे इधर ओमेगा स्क्वायर आर लग रहा होगा, यहाँ पे इधर ओमेगा स्क्वायर आर लग रहा होगा, यहाँ पे इधर ओमेगा स्क्वायर आर लग रहा होगा, यहाँ भी इधर ओमेगा स्क्वायर आर लग रहा होगा, ठीक है। यानी कि इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी ये ओमेगा से घूम रहा है तो अगर हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देख रहे हैं तो रोटेट करता हुआ दिखेगा, यानी कि इसमें एक्सेलरेशन अल्फा आर तो होगा किसी भी पॉइंट जो है कहीं भी लिखे हैं तो, लेकिन साथ में ये जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो भी होगा। तो यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे जब हम लिख रहे हैं तो इसमें दो कंपोनेंट्स होंगे, एक टेंजेंशियल होगा प्लस सेंट्रीपिटल होगा। AC दो बार हो गया तो सेंट्रीपिटल CP याद रहेगा, सर ए आर एक लिख दीजिए रेडियल। हाँ ठीक है AR,
ठीक है, यानी कि ये जो हम बोल रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अगर देख रहे हैं तो इसमें ये दोनों चीज होंगी, यानी टेंजेंशियल प्लस रेडियल। टेंजेंशियल यहाँ पे अल्फा आर दिख रहा है और रेडियल ओमेगा स्क्वायर आर, यानी कि वेलोसिटी की वजह से आता है, जितना भी ओमेगा होगा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, नहीं जितना वेलोसिटी से रोटेट हो रहा होगा। सर्कल अगर यूनिफॉर्म रहता है तो ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर रहता है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते थे, लेकिन ओमेगा हम दिए अलग अलग दे रखे हैं, वी अलग है, तो हम यहाँ पे ओमेगा के टर्म में लिखेंगे। तो सेंटर ऑफ मास पे जब बैठ के देखेंगे तो रोटेट हो रहा है, तो एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा और एक रेडियल एक्सेलरेशन होगा, और ये प्लस इसका सेंटर ऑफ मास। तो किसी भी पॉइंट पी पे देख रहे हैं तो हमको ये तीन एक्सेलरेशन लिखने पड़ेंगे और उसका जो भी नेट होगा वही हमारा आंसर होगा। यानी कि इसी में अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे लिखते हैं, तो इधर की तरफ अल्फा आर, इधर की तरफ ए, और इधर सेंटर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर, ये तीन एक्सेलरेशन लग रहे होते हैं, और इसका जो भी नेट होता वो उस पॉइंट पी पे नेट एक्सेलरेशन लग रहा होता है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग अलग अलग जितने भी हैं उनको एक जगह पे देख रहे हैं, और यही रीजन है कि थोड़ा एक संभल नहीं रहा था, एक ही में तीन तीन देखना पड़ रहा है। तो बच्चा लोग पहले ही सरेंडर बोल के बताएगा हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, तो वैसा अगर है कुछ नहीं, तुम पहले के कंसेप्ट अगर बहुत अच्छे से जान गए हो तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, लेकिन पहले में अगर दिक्कत है तो दिक्कत हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन उतना टफ नहीं है कि नहीं बनेगा। क्या सर्कुलर मोशन। जैसे हम इसमें क्या यूज करें, सर्कुलर का थोड़ा सा ट्रांसलेशन का और थोड़ा रोटेशन का, वही यूज कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ इसका टॉपिक का बात नहीं कर रहे हैं, हम रोटेशन का बात कर रहे हैं कि रोटेशन में क्या कर रहे हैं हम लोग कि जो हमारा ट्रांसलेशनल था उसको भी ऐड करके थोड़ा सा बढ़ा दिए। और देखोगे तो फिजिक्स में अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़े हो सब चैप्टर में क्या होते गया है, पिछला चैप्टर का थोड़ा सा आगे बढ़ता गया है, उसी में कुछ कुछ जोड़ते गए, वही काम कर रहे हैं, यहाँ भी वही काम कर रहे हैं। सबसे हार्ड होगा, क्या लास्ट चैप्टर सबसे हार्ड होगा। मैकेनिक्स का ये सबसे लास्ट ही चैप्टर है, इसके बाद से थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैकेनिक्स में सबसे हार्ड रोटेशन हो जाता है। ठीक है, इसके आगे चलेंगे तो मेन ग्रेविटेशन है। पार्ट खत्म हो गया मैकेनिक्स का। हाँ, मैकेनिक्स तो खत्म ही हो गया है लगभग, अब आगे इसका एप्लीकेशन ही बचा है। ग्रेविटेशन नहीं आएगा मैकेनिक्स में। वही तो बोल रहे हैं, एप्लीकेशन में कर सकते हैं, कंसेप्ट थोड़ा अलग है, मैकेनिक्स उसमें यूज होता है। एसएचएम है तो उसमें भी मैकेनिक्स यूज होता है, आगे जितने भी चैप्टर लगभग पढ़ेंगे सब में मैकेनिक्स यूज होगा। ठीक है, क्वेश्चन दे रहे थे हम, ये दे रखा है 37 डिग्री, इधर जा रहा है ये भी ए, और ऐसे रोटेट रहा है ओमेगा अल्फा, एंड दे रखा है आर इक्वल टू 2 मीटर, ओमेगा इसका पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और अल्फा इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी क्या होगा ये हमसे पूछा। बोलो।
512 ओमेगा स्क्वायर 25/r हो जा रहा है ना, 25/2 हो जा रहा है। ठीक है, ये यस सर। अगर सिर्फ ये 50 एंगल होगा ना? 30 हाँ सर 50 होगा। ओमेगा स्क्वायर, अच्छा r 25/2, ठीक है। ये तो 37 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो 53 डिग्री। ठीक है, इसको कंपोनेंट लेके कर सकते हो या फिर वेक्टर एडिशन जैसे करो। 90 डिग्री है तो 50 और 2 का रूट निकालेंगे तो किसी और एंगल पे ही आएगा। ठीक है, तो ये नेट सॉल्व कर लेना है, वेक्टर सम हो जाएगा। ठीक है, वो वेक्टर है, वो सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस अगर कोई पॉइंट P ऐसा दे दिया है तो उसका क्या करेंगे, तो बस हमको उस पे इक्वेशंस लिख के बता देना है, बाकी कैसे करेंगे बाद में करते रहेंगे। बताओ कैसा होगा। पॉइंट P है तो ऐसा है, इधर की तरफ A लगेगा, अल्फा आर किधर लगेगा बताओ, इधर ही डायरेक्शन में लगेगा, अल्फा आर, यानी कि अल्फा r/2 लिख सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर आर तो नीचे लगेगा ओमेगा स्क्वायर r/2। ठीक है, जो भी आएगा आंसर सम करके हम बता सकते। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि अगर कंबाइंड रहेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट हम कैसे देखेंगे, वेलोसिटी कैसे देखेंगे, एक्सेलरेशन कैसे देखेंगे। नेक्स्ट हम एक एक करके वही सब चीजें जो भी हम लोग पढ़े हैं, जैसे मोमेंटम हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, तो उन्हीं सब चीज को देखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं लीनियर मोमेंटम, कि अगर हमको लीनियर मोमेंटम देखना हो इन कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, अगर रोटेशन ट्रांसलेशन दोनों है, कंबाइंड है, सी बोले तो कंबाइंड, आर प्लस टी यानी रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, इतना तो अब समझ में जाए नहीं जाएगा। कैसे देखेंगे, मान लेते हैं कि कोई भी हमारा एक बॉडी है, ऐसा ओमेगा से रोटेट कर रहा है अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और इसका सेंटर ऑफ मास जो है वी से जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो इस केस में हम इसका लिनियर मोमेंटम देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे, तो पी नेट अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कोई भी पॉइंट होगा एक, मान लेते हैं यहाँ से r1 दूरी पे मास m1 v1 स्पीड से जा रहा होगा, यानी कि हम इसको लिखेंगे तो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यानी कि अगर हम लिखेंगे तो यहाँ से m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मास है और वेलोसिटी है उस पॉइंट का, तो v1 v2 v3 जो हम बोल रहे हैं उस पॉइंट का वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर हम उसका
विथ रिस्पेक्ट टू सर ग्राउंड का बात कर रहे हैं तो हाँ सर V1 V2 V3 सब एक ही पॉइंट का वेलोसिटी है। क्या नहीं, जैसे अगर कोई V1 मास यहाँ पे होता तो उसका वेलोसिटी कुछ और यस सर होता ना। तो हम यहाँ पे V2 दे रहे हैं डायरेक्शन के वजह से, कोई जरूरी नहीं है कि जिधर हम शो करें उधर ही उसका डायरेक्शन हो। नेट वेलोसिटी जैसे हम लोगों ने ऐसा देखा कि इस पॉइंट का यस तो सर ओमेगा आर इधर, ठीक है। तो इसीलिए हम m1 v1 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो हमको दिख रहा है कि v जो होगा v1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ वेन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये लिखेंगे। बोलो। यस यहाँ सर से हम m1 v1c प्लस vc लिख सकते हैं प्लस m2 v1c प्लस vc, ऐसा ही लिखते जाएंगे, अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से आया m1 सर V2C v2c, ठीक है। यहाँ m1 v1c प्लस m2 v2c प्लस डॉट 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 होगा, और यहाँ से देखो तो यहाँ से हमको vc सब में कॉमन दिख रहा है, m1 प्लस m2 प्लस ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला टर्म जो हम देख रहे हैं, तो ये तो हमको दिख रहा है टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस वाला तो ये दिख रहा है कि टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये क्या दिख रहा है इसको बताओ। अगर हम इसको ध्यान से देख रहे हैं तो ये हमको क्या दिख रहा है, m1 v1 प्लस m2 v1। ये किस पे बैठ के देख रहे हैं, हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देख रहे हैं, देख रहे हैं। सर तो ये चीज हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला मोमेंटम हम ऑफ लोग, सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास तो हमको क्या दिखेगा, 0 जीरो दिखेगा। तो हमें इसको क्या दिख रहा है, जीरो, यानी कि ये क्या है, तो मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, यानी कि हम सेंटर ऑफ मास पे बैठकर सेंटर ऑफ मास का ही वेलोसिटी देखेंगे तो जीरो दिखेगा, तो मोमेंटम जीरो होगा। तो यहाँ से हमको इसमें केस में लिनियर मोमेंटम अगर हमको दिख रहा है तो और कुछ नहीं दिख रहा है बल्कि मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दिख रहा है। रोटेशन हो रहा है क्या हो रहा है हमको उससे कोई मतलब नहीं है। अगर लिनियर मोमेंटम हमको इस केस में लिखना है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं m इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसे क्वेश्चन छोटा सा कर लेते हैं। अगर ऐसा दे रखा है ये 10 रेडियन पर सेकंड से मूव कर रहा है और यहाँ से हम बोल रहे हैं कि 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और 5 kg इसका वेट है। तो अगर इसका हमको पीनेट लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली इसका मास टोटल मास 5 है और सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास का ही वेलोसिटी है तो इंटू 10 कर देंगे, ठीक है। इसको 5 कर लेते हैं, ठीक है, कहीं 10 10 समझ में आएगा, 5 यानी कि 25 kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि अगर कोई पार्टिकल है वो अगर हम उसका लीनियर मोमेंटम लिखना चाहते हैं तो लीनियर मोमेंटम में रोटेशन क्या हो रहा है कि उससे हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़े, सिर्फ क्या लिखना है, टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये आ जाएगा हमारा नेट मोमेंटम ऑफ द रोटेटिंग बॉडी। कोई भी बॉडी है अगर रोटेट हो रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है, तो ये हमारा उसका कंबाइंड के केस में नेट लीनियर मोमेंटम आएगा। नेक्स्ट है अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिखे तो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी इन कंबाइंड रोटेशन प्लस इसमें ट्रांसलेशन। कुछ चेंज किए सर 10 से क्या, 5 अरे 10 से यहाँ पे लिखते तो ये भी 10 था, तो 10 कौन सा यूज कर रहे हैं पता नहीं चलता इसलिए। ओ तो लेकिन ऊपर तो फॉर्मूला लिखे हैं। ठीक है, होता है बहुत तो कंफ्यूजन, तो ठीक है। ऊपर वाला चेंज कर देते। अब जो मेरे मन में उस समय आया कर दिए, ठीक है, तुम्हारे मन में जो आ रहा है कर सकते हो।
मेन है कि कंसेप्ट क्या है वो ध्यान में रहना चाहिए, और चेंज करने का पर्पस यही था क्योंकि बहुत लोग ऐसे आते हैं पूछते हैं बाद में कि सर ये वाला 10 लिए थे कि ये वाला 10 लिए थे। ठीक है, हाँ हम कहाँ थे, हाँ काइनेटिक एनर्जी अगर हमको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, बताओ तुम ही लोग। अब हम क्या बताएं, क्या आना चाहिए, क्या आएगा? आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। वही आएगा ही। ठीक है, डायरेक्ट लिख दें कि डेरिवेशन देखना है, डेरिवेशन का कोई मतलब होता है नहीं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम लिखेंगे तो वैसे ही सेम हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 आएगा प्लस प्लस इक्वल टू v1 v2 वैसे ही हमको पुट कर देना है, तो v1 आएगा v1c प्लस vc का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हाफ m2 v1 v2c प्लस vc वेक्टर ये सब स्क्वायर ऐसा जाएगा। स्क्वायर कर रहे हैं तो इसमें 3 टर्म्स आएंगे, ध्यान से देखो, हाफ m1 यहाँ पे v1c का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2c का स्क्वायर, हम साथ साथ लिख रहे हैं। हाँ तो स्क्वायरिंग करते समय हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ना। हाँ, ये वेक्टर है तो डॉट प्रोडक्ट आएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos ऑफ थीटा आएगा। ठीक है, तो हम अलग अलग लिख रहे हैं, इसको इसको साथ में प्लस, यहाँ देखो तो हाफ vc स्क्वायर और m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 आ रहा है, और लास्ट वाला आ रहा है हमारा हाफ m1 दोनों का यानी कि v1c डॉट vc इंटू 2 रहेगा। हाफ को ही हटा देते हैं, एक साथ लिख रहे हैं, सब में हाफ आएगा 2 cos थीटा 1 प्लस, इसीलिए बोल रहे थे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऐसा सिचुएशन हमको मिल रहा है, ये सब चीजें हमको मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो, और ये सारे चीज जो हमको मिलेगा मैग्नीट्यूड ही मिलेगा, ये वेक्टर तो कुछ होगा नहीं, ये सब चीज क्या होगा, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर सब तो मैग्नीट्यूड ही है। बात समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड है, वेक्टर नहीं है, वेक्टर सम नहीं है। यहाँ पे ये वाला टर्म तो हमको आसानी से दिख रहा है कि ये हाफ m vc स्क्वायर है, इसको देख के बताओ v1c v2c अगर हम मैग्नीट्यूड सिर्फ लिख रहे हैं तो मैग्नीट्यूड के टर्म में हम v1c को क्या लिख सकते हैं, पिछले केस में तो वेक्टर सम था तो इसलिए 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे v1c का स्क्वायर है, तो अगर हम देखेंगे v1 को c सेंटर ऑफ मास से अगर हम ओमेगा से रोटेट हो रहा है कोई भी पार्टिकल, ठीक है, यहाँ से अगर हम बैठ के किसी भी यहाँ पे पार्टिकल का देख रहे हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो इसका आ रहा है वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू c, ये ओमेगा से रोटेट हो रहा था, तो यहाँ से बैठ के इसको देखेंगे तो मूव मोशन नहीं कर रहा था। लेकिन अगर हम इसका मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं टोटल, तो ये ओमेगा इंटू ये v1 जो होगा ओमेगा 1 नहीं, ओमेगा तो सबका सेम होगा, ओमेगा r1 होगा, तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ m1 ओमेगा r1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 ओमेगा r2 स्क्वायर प्लस ऐसे चला जाए, और प्लस ये तो हम डायरेक्ट लिख तो दे रहे हैं ओमेगा का हाफ, स्क्वायर होगा। अच्छा ओमेगा स्क्वायर r होगा ना, हाँ v स्क्वायर है, ठीक है ऐसा होगा। यहाँ पे हो जाएगा हाफ m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, v1c vc cos थीटा 1। तो अगर हम देखें इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं,
VC को हम बाहर ही निकाल ले रहे हैं, ठीक है। VC को बाहर निकाल ले रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं M1 V1C प्लस M2 V2C। फिर से हमको वही दिख रहा है जो पिछला में दिखा था। cos थीटा कहाँ चला गया? जहाँ cos थीटा रहेगा। हाँ यस सर। cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस साइन। ये ऊपर वाला देखते हैं उसको कितना आता है 1/2। यहाँ M1 R1 स्क्वायर आई दिख रहा है तो I ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ M B सेंटर ऑफ स्क्वायर प्लस ये तो 0 ही आएगा। कैसे आएगा वही देख रहे हैं। VC है V1C M C cos थीटा 1 cos थीटा 2। एक मिनट फोटो बना लेते हैं। ये हमारा सेंटर ऑफ मास हो गया। अगर मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। 1 हो गया रिस्पेक्ट टू C। थीटा 1 आएगा तो 0 ही, लेकिन कैसे आएगा वही ध्यान में नहीं आ रहा है। M1 V1 प्लस M2 V2 1C M2C। मोमेंटम ठीक है। ये भी cos थीटा 1 cos थीटा 2 है, लेकिन ये एंगल ही बता रहा है। और एक्चुअली में अगर ये चीज देख रहे हैं तो ये हमको क्या दिख रहा है कि ये है मोमेंटम ऑफ ईच पॉइंट। ठीक है, जैसे कि हम लोग पिछला केस में देखे थे वैसा ही कुछ आ रहा है। और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में तो इसका तो 0 ही आएगा। ठीक है, 0 होगा। ये चीज हमारा आएगा काइनेटिक एनर्जी। उसको 0 करते हैं, थीटा कम। एक बार फिर से समझाइए 0 कैसे हुआ? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो हम कॉमन ले लिए, वही तो हम सोच रहे हैं एक्यूरेट क्या है। ठीक, cos थीटा 1 यहाँ पे मान रहे हैं, ये cos थीटा 2 है। ठीक है, M1 V1C है, M2 V2C है। तो सिमिलरली अगर हम जैसा कि पिछला केस में देखे थे कि अगर हम बोल रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो ऐसा सिर्फ रोटेट होता हुआ दिख रहा होगा यहाँ से बैठ के देखेंगे तो। और लीनियर मोमेंटम का बात हो रहा है तो लीनियर मोमेंटम तो 0 हो जाएगा। तो वैसे ही देख रहे हैं। ठीक है, वही चीज है कि अगर हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ के हम इस चीज को देख रहे हैं तो ये हमको दिख रहा है कि सेंटर ऑफ मास पे बैठ के हम सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम देखना चाह रहे हैं। तो नेट जो हो जा रहा है वो हमारा 0 हो जाएगा, इसीलिए हम इसको 0 बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा काइनेटिक एनर्जी आ रहा है हाफ I ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ M/VC स्क्वायर। ये जो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं इसको, जो हम लोग पहले भी पढ़े थे। और ये था हमारा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो बुक्स में अगर पढ़ोगे तो बुक्स में डायरेक्टली ये दिया रहता है कि अगर कोई भी पार्टिकल रोटेट कर रहा है और ट्रांसलेट कर रहा है तो रोटेशन की वजह से उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, तो हाफ I ओमेगा स्क्वायर होगा। और ट्रांसलेशन की वजह होगा तो हाफ MB स्क्वायर होगा। ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया रहता है कि एक्सपेंड करके बताया जाए। तो बुक्स में डायरेक्टली यही चीज लिखा मिलेगा
के जो होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम भी सी स्क्वायर। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का हम वेलोसिटी ले रखे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का बात हो रहा है तो दोनों काइनेटिक एनर्जी निकाल के हम जोड़ कर रहे हैं, जो जितना टोटल एनर्जी हो ऐड होगा। तो अगर सिर्फ रोटेट होता तो इतना काइनेटिक एनर्जी होता, अगर सिर्फ ट्रांसलेट हो रहा है तो इतना काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों का एनर्जी को हम ऐड कर रहे हैं, तो इस वजह से हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम बी सी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये हमारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगा वही हमारा ये टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा, कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। जैसे एग्जांपल देखें तो अगर एक ऐसा है जिसका रेडियस आर है, मान लेते हैं कि इधर किसी भी वेलोसिटी से जा रहा है, ये ओमेगा इक्वल टू भी बाई आर से रोटेट कर रहा है, सॉलिड स्फीयर है। इसका अगर काइनेटिक एनर्जी टोटल लिखा जाए तो क्या आएगा? मास m है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो एक लिखेंगे हाफ एम भी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हो जाएगा हाफ एम भी स्क्वायर प्लस हाफ आई क्या होगा बोलो इसका? 5 सॉलिड स्फीयर है तो कितना आएगा? 2/5 है, हाँ square। 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा है भी बाई आर, तो हम भी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, ये हो जाएगा हमारा 7 बाई 10 एम बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज आएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। अगर कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का अगर हम बोल रहे हैं कि कंबाइंड है और उसका हमको टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखना होगा तो हमको ऐसे लिखना होगा। हम एक एक करके सब चीजें डिस्कस कर रहे हैं, आगे सब हम लोग इसको क्वेश्चंस में यूज करें, ठीक है। यानी कि हम अलग अलग सब जितने भी टर्म्स यूज होते हैं उसको हम लोग फिलहाल सिर्फ लिख ले रहे हैं, और लिखने के बाद हम लोग उसको आगे यूज करेंगे। ऐसे ही अगर हम एंगुलर मोमेंटम का बात करें तो क्या लिखेंगे? ऑफ कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। अगर एंगुलर मोमेंटम लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? तो सेम वैसा ही इसके लिए भी होगा। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारा कोई बॉडी है, ऐसा ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, इधर वेलोसिटी भी सी से जा रहा है। हम मान लेते हैं कि यहाँ कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का अगर हमको लिखना होगा, किसी भी एक के लिए लिखेंगे तो ऐसे ही हम सबके लिए लिख लेंगे। तो ये हम मान रहे हैं 1 है, इसका मास m1 होगा, तो ये जो वेक्टर होगा ये हमको देगा r1 से, यानी कि हम पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 1 विथ रिस्पेक्ट टू c, हम इस पॉइंट p के अबाउट लिखना चाहते हैं, तो इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, और हम ये जान रहे हैं कि अगर इस पॉइंट P के अबाउट लिखना चाह रहे हैं तो ये जो वेक्टर होगा ये हमारा RC वेक्टर होगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास, और ये वाला जो वेक्टर होगा हमारा R1 वेक्टर होगा, अगर हम इस पॉइंट P के अबाउट लिखना चाह रहे हैं। तो L अबाउट P हम लिख रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम अबाउट P, तो हम क्या लिखेंगे? M1 R1 वेक्टर क्रॉस P1 वेक्टर प्लस, ऐसे ही दूसरा होता तो M2 R2 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर, ऐसा ही चलता जाता। अगर हम R1 को तो हम क्रॉस लिखेंगे तो होगा। क्या लिखेंगे? क्रॉस, ठीक है। R1 वेक्टर को अगर हम इस फिगर बनाने का पर्पस ये था कि R1 वेक्टर को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो तो RC प्लस R1C R1 दिख रहा है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से,
या फिर ऐसे भी जैसे समझना है समझ सकते हो। ये दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ सर। ठीक है, अब इसमें पुट करके सॉल्व करना है। तो वैसे ही रख के फिर सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो आता है वही हम लिख रहे हैं। ठीक है, एक बार ट्राई कर लेना क्या आता है। तो जो हमारा फाइनल आएगा इसमें भी दो टर्म आएगा। एक आएगा हमारा आई सी एम इंटू ओमेगा प्लस टोटल मास इंटू आर सी वेक्टर, यानी कि इस पोजीशन से आर सी वेक्टर क्रॉस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होगा, सब होगा, तो फाइनली जो हमारा एंगुलर मोमेंटम आएगा, एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट पी के अबाउट कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, तो आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा, यानी कि ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अलोंग सेंटर ऑफ मास, यानी कि हम बोल रहे हैं एल अलोंग सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर ऑफ मास से सिर्फ ये ओमेगा से रोटेट होता उसका है। और ये जो दिख रहा है उस पॉइंट के ऑब्जेक्ट, जिस भी पॉइंट के अबाउट हमको निकालना है, तो ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसे हम लोग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट माने थे, जैसे कि हम यहाँ पे पॉइंट पी है, ये इसका सेंटर ऑफ मास था, इधर वीसी से जा रहा है, ये पोजीशन वेक्टर आर हो गया, तो यही चीज लिखा हुआ है आरसी वेक्टर, यानी इस सेंटर ऑफ मास को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जो वीसी से जा रहा है, यहाँ पे टोटल मास एम रखा हुआ है, वही लिखा हुआ है, यानी एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग पॉइंट पी। ठीक है, जो भी पॉइंट के अबाउट निकालना है, हम यहाँ पॉइंट पी लिए हैं, तो उसके अबाउट। तो अगर हमको कंबाइंड में लिखना है तो एक लिखेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, यानी कि सेंटर ऑफ मास के अलोंग कितना होगा इसका एंगुलर मोमेंटम, यानी कि आई सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा, और दूसरा सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट के अबाउट कैसा रोटेट कर रहा है उस चीज को। जैसे एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसा हमारा पॉइंट है, ठीक है, और इसका रेडियस दे रखा है 2 मीटर, वेट है 5 kg और सॉलिड स्फीयर ही है। ठीक है, ऐसा ये रोटेट कर रहा है 5 रेडियन पर सेकेंड से, ये जो है इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ से एक पॉइंट है ए, जो कि इसका हाइट है यहाँ से 1 मीटर, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। ये ऐसा रोटेशन शो दिया हुआ है कि पार्टिकल जो है इधर की तरफ 5 रेडियन पर सेकंड से रोटेट हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, तो इस पॉइंट ए के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो हम बता रहे हैं पहला है, इसलिए आगे अब लगभग हम लोग का सब चीज खत्म ही है, आगे अब हम लोग का सिर्फ क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो ये जो है हमारा वेक्टर आरसी वेक्टर होगा। तो सबसे पहले अगर हम एल ए लिखना है तो हम लिखेंगे आई सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस इस सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम। तो इस चीज को लिखेंगे तो आई होगा 2/5 mr² इंटू ओमेगा, ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, अगर वैसा हम ओमेगा लिख रहे हैं तो डायरेक्शन के साथ फिर देखो बाहर की तरफ आ रहा है प्लस। इसके लिए अगर हम r क्रॉस v वेक्टर देख रहे हैं तो इनटू द प्लेन जा रहा है, इसके लिए लिखेंगे m r, r है तो r हम v से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, r क्रॉस v है तो परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको यही मिलेगा, हम डायरेक्टली लिख ले रहे हैं, तो r परपेंडिकुलर इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये हमको क्रॉस इनटू द प्लेन दिख रहा है। ये वाला बात समझ में आया
कि हम ये आर कैलकुलेट करने नहीं गए, डायरेक्टली हम आर परपेंडिकुलर निकाल लिए, और आर परपेंडिकुलर हमको दिख रहा है कि 2 रेडियस है तो आर परपेंडिकुलर 1 दिख रहा होगा, तब वैल्यू रख देंगे। तो मास है 5, 5 कट गया, रेडियस 4, ओमेगा 8, तो ये आ जाएगा हमारा 5, 5 2 3 4 8 इंटू ओमेगा, ओमेगा आ जा रहा है हमारा 5 डॉट प्लस एम है 5 इंटू 1 इंटू 10, ये क्रॉस में दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। क्रॉस कहने का मतलब कि इनटू द प्लेन, डॉट कहने का मतलब आउट ऑफ द प्लेन। तो अगर हम आउट ऑफ द प्लेन और इनटू द प्लेन का देख रहे हैं तो टोटल जो आ जाएगा, हम आउट ऑफ द प्लेन को अगर पॉजिटिव मानेंगे तो -10 आ जाएगा। माइनस का मतलब इनटू द प्लेन को हम निगेटिव मान रहे हैं और इसको पॉजिटिव मान रहे हैं, तो -10 आ जा रहा है। तो हम लोगों ने अभी तक जितने भी देखे, आज जितने भी केसेस किए हैं, सब में दोनों चीज कंबाइन करके हम देखे हैं। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले हम ट्रांसलेशन को अलग करें, रोटेशन को अलग करें, और दोनों को अलग कर करके फिर हम लोगों ने कंसिडर किया और फिर एक साथ ऐड कर दिया। तो हम लोग को एक जो भी चीजें मिली वो कंबाइंड मिला, ठीक है। यानी कि कभी भी अगर हमको कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का केस मिल जाए तो दोनों को अलग अलग देखना है, अलग अलग देखना है। इसका मतलब ये हुआ कि रोटेशन को पहले कंसिडर कर लो कि रोटेट होता है, सेंटर ऑफ मास पे बैठ के हम रोटेट करा लेंगे, फिर वो कैसे आगे मूव करेगा, यानी कि रोटेशन को ध्यान में रखे बिना सिर्फ ट्रांसलेशन देखेंगे और फिर उन दोनों को कंबाइन करेंगे। तो अगर ऐसा करेंगे तो हमको ओवरऑल उसका व्यू दिख जाएगा, ठीक है। अगर हम एक साथ देखने का कोशिश करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे क्या मूव कर रहा है, नहीं आगे भी बढ़ रहा है, रोटेट भी कर रहा है, लेकिन हम एक बार रोटेट कर लिए फिर आगे बढ़ा दिए, या फिर आगे बढ़ा दिए फिर रोटेट कर लिए, अलग अलग देखेंगे तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। तो हर केस में हम लोगों ने करा है तो वही चीज करा है कि पहले एक बार सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं और दूसरा सेंटर ऑफ मास का देख रहे हैं, जो भी चीज हो, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, एक्सेलरेशन, स्पीड, जो भी चीज लिख रहे हैं तो हम यही चीज, तो इसको एक बार पढ़ना है। इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है। यानी कंबाइंड का अभी आगे जो भी चलेगा लगभग कंबाइंड ही चलेगा, 3-4 लेक्चर जो भी है रोटेशन होगा तो कंबाइंड ही देखेंगे। कंबाइंड रोटेशन प्लस ये हो रहा होगा रोलिंग, फिर देखेंगे कि प्योर रोलिंग किसको कहते हैं, क्या होता है, तो सारी चीजें होंगी। इसको ध्यान से एक बार आज पढ़ना है और इस पे क्वेश्चन जो है, जो भी चीजें हम लोग आज पढ़े हैं सबका रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। हेलो, हाँ तुम पबजी छोड़ दो बाकी हो जाएगा सब। तो पीयूष क्या बोलता है, रीजन नहीं छोड़ पा रहे, वो बोलता है ऐसे छोड़ देता हूँ, लेकिन हम बोले कि अब हम इस सीजन का रॉयल पास कर देते हैं, 600 रुपये का, 600-800 रुपये का। किससे बात कर रहे हैं? आदित्य, आदित्य क्या बोला, कुछ समझ में आया नहीं। चल हेलो, छोड़ो ना, क्या अपन लैंग्वेज। हेलो, पबजी का बात कर रहा था सर, कुछ पबजी का पबजी रिलेटेड बात किया। यस सर। किसी और से बात, क्या बोल रहा था अभी? हेलो हाँ हेलो आदित्य, क्या बोल रहे थे? हेलो हेलो, 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 थैंक यू सर।